You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when हाँ जी, तो सबसे पहले अगर किसी ने ओवरव्यू नहीं देखा है ना, तो उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपके क्या क्या है। ये मैंने गूगल पे सर्च किया, क्या BOS नॉलेज पोर्टल। इसमें आपको दिखाया इंटरमीडिएट, फाइनल, फाउंडेशन। हम लोग कौन से कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं? फाउंडेशन कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है आपका? पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, अपना जो पेपर है जो अकाउंट पढ़ाऊंगा मैं, वो सबसे फर्स्ट पेपर रहेगा। फिर सेकंड है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, एंड फोर्थ वन है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें अपन जाते हैं अपने वाले पेपर में, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में। क्या मिला आपको यहाँ पे? स्टडी मटेरियल, रिवीजन टेस्ट पेपर, जिसको हम शॉर्ट में RTP बोलते हैं। RTP, पेपर से पहले आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। सजेस्टेड आंसर्स, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? पिछले 4 पेपर आपको गिवन है और उनके आंसर भी गिवन है। मतलब 2 सालों में जो सी इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन का जो आपसे कोर्स कंडक्ट करवाया, एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसका पेपर प्लस उसका सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा आपको, सजेस्टेड आंसर। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर, ये भी प्रैक्टिस के लिए है। MTP, हम MTP RTP सब बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, तो दीज आर द MTP एंड RTP, मॉक टेस्ट पेपर एंड, हाँ जी, रिवीजन टेस्ट पेपर। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसमें आंसर नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से है? May 18 से है। क्वेश्चन पेपर्स May 18, नवंबर 18, May 19, नवंबर 19 एंड दिसंबर 21 तक है। और सजेस्टेड आंसर कितने थे? पिछले 4 सालों के। ओके, फिर देन रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन, ये भी कुछ बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, अकाउंटिंग वगैरह के लिए, ताकि आप फटाफट रिवाइज कर सकें, अच्छे फॉर्मेट में जचाया हुआ रहता है। नाउ स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। स्टडी मटेरियल फिलहाल जो अपलोडेड है वो है एप्लीकेबल फॉर May 2022 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, और आपका कौन सा है? नवंबर। बट अपने अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। फिर भी जब अपलोड ये करेंगे नया वाला, तो हम उसको भी देख लेंगे कि भाई कुछ चेंज तो नहीं है। अब आपके सिलेबस में है क्या क्या, वो देख लीजिए वापस। तो सिलेबस में आपके क्या क्या रहने वाला है? आपका ये जो सिलेबस, आपको जो मॉड्यूल मिलेंगे, ये मॉड्यूल फर्स्ट, एंड देन मॉड्यूल सेकंड। 6 चैप्टर तक तो आपके मॉड्यूल 1 में है, और उसके बाद 7th चैप्टर से आपके मॉड्यूल सेकंड में है। तो 2 बुक आई होंगी आपके पास। यस, ओके। अब सर इसमें है क्या क्या, एक बार बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए। तो सुनो, सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहने वाला है कौन सा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब थियोरी रहेगा। हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या रहने वाला है? बेसिक चीजें रहने वाली है, जस्ट लाइक, इसमें से कुछ चैप्टर्स मैं अपने बीच में ले लूंगा, ठीक है ना, जो मुझे नीड होगा, जो प्रैक्टिकल पार्ट कवर करता है। सबसे पहले बोला मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। भैया अकाउंटिंग की जरूरत क्या पड़ गई, क्या अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, क्या पड़ गई तुमको अकाउंटिंग की जरूरत, आप बता सकते हो? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, क्यों करना पड़ा हमको अकाउंटिंग? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, ओके, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए। कैश किधर आ रहा है, कैश किधर जा रहा है, बोले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आल्सो, P&L, प्रॉफिट जानने के लिए। हर इंसान क्या चाहता है, क्यों कर रहा है बिजनेस? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो बिजनेस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, वो देखना तो चाहेगा ना कि यार वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, आज उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह क्या है। तो उसके लिए सबको क्या करना पड़ा, उसको एक प्रॉपर मैनेज करके उसको सारे डेटा को रिकॉर्ड करना था। अब जैसे साइंस एक लैंग्वेज है, अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, वैसे अकाउंट भी क्या है, एक लैंग्वेज बनाई हुई है, जिसका अपना एक राइटिंग पैटर्न होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। आप फाउंडेशन में 11th एंड 12th में पढ़कर आए हैं कि भैया डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। तो एक लैंग्वेज है, लिखने का एक लैंग्वेज है। कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, एटलीस्ट कहा कि भैया 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। जैसे मैंने किसी को सैलरी दिया तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक तो हमने क्या किया, सैलरी अकाउंट को इफेक्ट किया, और एक कैश अकाउंट को इफेक्ट किया। तो जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, राम को पैसा दिया, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक राम अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो कहने का मतलब है, अकाउंट कहता है देखो जी, इस हाथ ले उस हाथ दे, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होंगी, या 2 ऐसी चीजें तो होगी कि एक तो पैसा है या दूसरा
खर्चा है, मतलब दो चीजें, दो अकाउंट जरूर इफेक्ट होंगे। हर आइटम के लिए उन्होंने क्या बना दिया, अकाउंट बना दिया, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, जो भी आपको नाम दिख रहा है ना उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक एक अकाउंट बना दिया। और एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज बना दी, लैंग्वेज के कुछ रूल्स भी बना दिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक लैंग्वेज ही तो है अकाउंटिंग, जिसको सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स वाले, है ना। तो प्राउड टू बी एन कॉमर्स स्टूडेंट, हम कॉमर्स स्टूडेंट और इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। साइंस वाला समझ सकता है क्या? अगर उसको सीआर मिलेगा तो वो क्या देखेगा, करोड़। हम लोग सीआर देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्रेडिट। तो कहने का मतलब है एक लैंग्वेज है जो हम लोग सीखते हैं। ये भी एक, जस्ट लाइक आपने कहा कि भैया हम उसमें कंप्यूटर के अंदर बड़ा अच्छा है, तो वहां भी एक लैंग्वेज चलती है, यहाँ पर भी एक लैंग्वेज चलती है जिसके कुछ रूल्स हैं। ओके, तो अकाउंटिंग क्यों करता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट जानने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, सब अपन इसमें पढ़ते हैं। फिर कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं। इसमें क्या आता है, अकाउंटिंग करने के लिए, अब अकाउंटिंग में क्या था, ये भाई कुछ और ही तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, मैं कुछ और तरीके से अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो उन्होंने कुछ कर दिए, कुछ कंसेप्ट्स बना दिए, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए। जस्ट लाइक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा मानते हुए आपको एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट वगैरह पे। कॉस्ट कंसेप्ट भी होता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी होता है, हाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हो गया। ओके, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है कि हर ट्रांजेक्शन में क्या होता है, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होता है। एक्रूअल कंसेप्ट होता है कि नहीं होता। तो काफी सारे कुछ कंसेप्ट बना दिए गए, कुछ कन्वेंशंस बना दिए गए, कंजर्वेटिज्म वगैरह, और ठीक है ना, कि भैया इनकम के एस्टिमेट मत करो लेकिन लॉसेस के लिए प्रोविजन बना के चलो। ऐसा क्यों किया गया? ताकि सबकी अकाउंटिंग क्या रहे, सेम रहे, सबकी अकाउंटिंग सेम रहे। वरना क्या होगा, तुम किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हो, ये किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, तो क्या अगर मैं इन दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर करना चाहूं तो कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने इंस्टीट्यूट को अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करना चाहता हूं तो उसके लिए जरूरी है क्या, कि भैया मेरा अकाउंटिंग और उसका अकाउंटिंग सेम हो, तभी मैं दोनों के प्रॉफिट को जज कर सकूंगा। अब वरना क्या होगा, मैं तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करता हूं और ये भाई एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या हमारा प्रॉफिट कंपेरेबल है? नो। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो कुछ कंसेप्ट बनाए गए जिनको हम सबको फॉलो करना पड़ता है। जस्ट लाइक स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। कभी पढ़ा नहीं तुम लोगों ने 11th-12 में? स्टॉक को किस पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के नीचे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ कुछ भी सर, हाँ भूले भटके याद आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो स्टॉक को किस पे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्यों करना चाहिए इसका रीजन मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। ओके, फिर और क्या सर, कुछ टर्मिनोलॉजी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल पार्ट में ही कवर कर लूंगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का और कौन सा रेवेन्यू नेचर का। क्यों जानना जरूरी है कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का और कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, देखा जाए तो बिल्डिंग खरीदा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, फर्नीचर खरीदा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, बट सैलरी दिया, रेंट पे किया, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आप सबको पता है कि बिल्डिंग और फर्नीचर हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और सैलरी और रेंट हम P&L के अंदर शो करते हैं, वो हमारे प्रॉफिट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है और धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के थ्रू वो P&L में चार्ज होता है। ओके, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। वरना आपने बिल्डिंग खरीदा उसको P&L में डाल दिया कि भैया तुम्हारा खर्चा हो गया, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। तो वो एसेट साइड में शो होगा, ना कि खर्चा मानकर आप अपने प्रॉफिट कम कर। आज सोचो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों से मुझे फीस मिल रही है, राइट। अब मैंने क्या कर लिया, अब बिजनेस में क्या कर लिया, एक ये बाहर वाला, ये बाजू वाला बिल्डिंग खरीद लिया, तो तुमसे जो रेवेन्यू है उसको तो मैंने इनकम दिखा दिया और ये बाजू वाले बिल्डिंग को मैंने खर्चा दिखा दिया, तो मेरा बिजनेस तो लॉस में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं है, वो केवल करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रहा, उसका बेनिफिट मुझे आने वाले काफी सालों तक मिलेगा। का बेनिफिट मुझे आगे आने वाले काफी सालों तक मिलेगा।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यही तो होता है कि ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए, हाँ मोर देन 12 मंथ्स के लिए आपको मिले। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर के लिए। जैसे सैलरी दे रहा हूं, किसी को सैलरी दे रहा हूं, 1 महीने की सैलरी दी, 2 महीने की दी, तो वो उसी साल से रिलेटेड काम करने के लिए तो दे रहा हूं। ओके चलिए, फिर आएगा कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी। ये अपन थ्योरी में देखेंगे कि कुछ ऐसी लायबिलिटीज जिस पे हमको हो सकता है पेमेंट करना पड़े और हो सकता है पेमेंट ना भी करना पड़े। कभी तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है? उसमें बी आर डिस्काउंटेड एक टर्म आता था, डिस्काउंटेड विद बैंक, पढ़ा है? हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हमने माल बेचा, पार्टी ने हमको पैसा ना देके क्या दे दिया, एक बिल दे दिया कि मैं 2 महीने बाद आऊंगा और तुमको पैसा दे दूंगा। हमने उससे लिखवा लिया कि भैया तुम मेरे को 2 महीने बाद इतना पैसा दे देना। अब मैं गया बैंक के पास और बैंक के पास जाके बैंक को बोला, बैंक वो पार्टी आएगी 2 महीने बाद, तुमको पैसा दे देगी, तुम मुझे पैसा अभी दे दो। बैंक ने कहा 2 महीने पहले दे दूं, मैंने कहा 2 महीने पहले दे दो। तो बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस कट करेगा। तो आप एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब ये बीआर डिस्काउंटेड क्या आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है? बैंक ने कहा भाई वो 2 महीने बाद अगर वो बंदा नहीं आया तो, मैंने कहा मैं बैठा हूं ना। दैट मीन्स ये जो बीआर डिस्काउंट करवा के लाया वो मेरी क्या है, सेकेंडरी लायबिलिटी है। मैं यहाँ पे सेकंड पार्टी हूं पे करने के लिए। पहला पार्टी वो बंदा, सेकंड पार्टी मैं। अगर वो बंदा नहीं आया तो मेरी लायबिलिटी अराइज होगी, दैट इज इट्स माय कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लियर है ये वाला चीज? ओके तो ये चीजें इसमें पढ़ेंगे, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। कोई केस चल रहा है, हाँ कोई केस चल रहा है, वहां विनिंग चांसेस अगर मोर देन 50% है तो वो मेरी कंटीजेंट एसेट भी हो जाएगा, कि हो सकता है उसको केस को मैं जीत जाऊं और वो मेरी एसेट बन जाए। नाउ अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह ठीक है देखेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ अकाउंटिंग हाँ एएस बने हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए, उनको भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे जाके थोड़े और बड़े होंगे तो इंड एएस, आईएफआरएस ये भी देखने होंगे। ओके यहाँ पे भी नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये एक बेसिक पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ये कब पढ़ेंगे अपन, बाद में। अपन शुरू किससे करेंगे, हम लोग किससे शुरू करेंगे सर? हम लोग करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। और जहां से शुरुआत होगी कहां से, जर्नल एंट्रीज। कल शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज से, जहां पे मैं आपको पूरा बेसिक से बताता जाऊंगा कि भी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। खूब सारी एंट्रीज लिखेंगे ताकि आपका अगर बेसिक पार्ट वीक भी रहा हुआ है तो वो वीक ना रहेगा, आपको फील ही नहीं आएगा कि यार मैं डायरेक्ट फाउंडेशन कर रहा हूं, आप ये पढ़ लगोगे ये 11-12 किया जा रहा है, ठीक है। ओके देन जर्नल एंट्रीज, लीजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये तो आपका फेवरेट हुआ करता था ना, हाँ बोल रहे हो पढ़ा ही नहीं, अच्छा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये कुछ बच्चों का तो फेवरेट होता है और कुछ बच्चों को इसमें है ना ऐसा लगता है भैया ये चैप्टर ना हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्चुअली उनका एंट्रीज वाला पार्ट वीक रहा हुआ होता है। तो एंट्रीज वाला पार्ट अगर वीक रहेगा जर्नल एंट्रीज का तो रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको एंट्रीज, लेजर और सब्सिडी बुक्स का अच्छा नॉलेज चाहिएगा, तब आप उसमें लिखी हुई लाइंस को समझेंगे और रेक्टिफाई कर पाएंगे। मतलब कोई एंट्री गलत कर दिया तो उसको क्या करोगे, कट करके सही कर दोगे? नहीं, उसका एक रेक्टिफिकेशन एंट्रीज किया जाता है, उसको काटा नहीं जाता, ठीक है ना। ओके जर्नल एंट्रीज के बारे में आप जानते ही हैं। लेजर, जहाँ पे लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट, जहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट्स मैनेज किए जाते हैं। ओके ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंट्स बना लिए उसके बाद क्या किया जाए, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाले जाते हैं और उन सारे बैलेंसेस को एक शीट पे लिख दिया जाता है, ये डेबिट बैलेंसेस और ये क्रेडिट बैलेंसेस, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ओके सब्सिडी बुक क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल से रिलेटेड बहुत सारे डेटा, क्रेडिट सेल्स बहुत होती है, क्रेडिट परचेजेस बहुत होती है, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि सेल्स और परचेज से रिलेटेड डेटा हमको एक ही जगह मिल जाए। अब एक ही जगह मिल जाए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन से एंट्रीज करेंगे तो पता नहीं कितने सारे पेजेस मिलेंगे और कहाँ कहाँ वो एंट्रीज अपने को मिलेगी, बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि भैया एक काम करते हैं कि सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग बुक बना दो, दैट इज सेल्स बुक,
और क्रेडिट परचेजेस के ट्रांजेक्शन के लिए अलग से बुक बनाओ, दैट इज परचेज बुक, ताकि अपने को क्या होगा, अपने को फाइंड आउट करना, कभी वापस फाइंड आउट करना पड़े तो बड़ा आसानी से मिल जाए कि हाँ सेल्स बुक में अच्छा यार वो पार्टी थी यार, उसको अपन ने माल बेचा था, देखना कितना। तो एक तो पार्टी के अकाउंट में जाके देख सकते हैं और दूसरा कंफर्मेशन सेल्स बुक में जाकर भी देख सकते हैं। ओके चलिए, काम इजी हो जाता है। और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है भैया, सेल्स बहुत ज्यादा है, परचेज बहुत ज्यादा है, तो सेल्स के लिए अलग बंदा अपॉइंट कर लो, परचेज की अकाउंटिंग के लिए अलग बंदा अपॉइंट कर लो। लेकिन अगर आप जर्नल एंट्रीज मेंटेन करते हो ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम उस काम को डिवाइड कर सकें। ओके नाउ फिर उसके बाद बीआरएस सुना है कभी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पासबुक देखी है कभी, पासबुक बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है तुम लोगों ने, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट ना, हाँ सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है। उसकी पासबुक में तुम्हारे पास कितने करोड़ रुपए जमा है? अच्छा वो करोड़ नहीं, वो क्रेडिट है। हाँ तो कितने क्रेडिट जमा है? अच्छा वहां पे क्रेडिट लिखा हुआ रहता है कि डेबिट लिखा हुआ रहता है? क्रेडिट ही रहता है ना। सेविंग अकाउंट में डेबिट तो नहीं होता, क्योंकि जितना आपने जमा करवाया उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं हो सकता। ओके अब पासबुक और करंट अकाउंट में तो दोनों हो सकता है, जितना क्रेडिट हो थोड़ा ओवरड्राफ्ट भी किया जा सकता है, बैंक फैसिलिटीज देता है आपको, ठीक है ना। तो हम बीआरएस में क्या करते हैं कि पासबुक में आपका कितना बैलेंस एक्चुअली आ रहा है कि बैंक के अकॉर्डिंग, बैंक वालों के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस कितना है, और एक आप कैश बुक मेंटेन करते हो अपने पास, उसके अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस कितना आ रहा है। भाई एक तो आप डेटा मेंटेन करते हो कि हमारा बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, एक बैंक वाला मेंटेन करता है कि आपका बैंक में इतना बैलेंस है। तो आप कंपेयर करोगे कभी तो देखोगे कि अगर क्या दोनों में बैलेंस सेम है, और अगर नहीं है तो दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या है। काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जस्ट लाइक एक नॉर्मल रीजन है, एक बेसिक रीजन है, हर 3 महीने से तुम्हारे पासबुक में एक इंटरेस्ट की एंट्री होती है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है तुम्हारे 10 12 15 जो भी रुपए 20 रुपए जो भी तुम्हारे जिस हिसाब से बैलेंस होगा, इतना रुपए आपके क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट का, राइट। पासबुक को देखे बिना क्या तुमको पता चलता है कि तुम्हारा इतना बैलेंस क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट नहीं ना, तो उसकी वजह से डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चला ना कितना इंटरेस्ट, कौन ध्यान रखता है 150 रुपए के लिए कितना क्रेडिट हुआ, वो तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो हमको एक्चुअली पासबुक देख के पता चलता है, तो हम पासबुक देख के और हमारा कैश बुक देख के रिकंसाइल करते हैं कि दोनों में डिफरेंस है तो क्यों है। रिकंसाइल करना मतलब मिलान करना, मैच करवाना, क्लियर। ओके तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, किसको इंटरेस्टिंग याद है? ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि तुमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, वो बेटर रहेगा, है ना, जितना है वो बता देना, क्योंकि हाँ तुम भी क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, खाली स्लेट पे लिखना बड़ा आसान होता है, पता है, हाँ, और भरा हुआ होता है ना तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा, उसको मिटाने का, सही करने का। तो तुम तो खाली स्लेट हो, क्या सर कुछ भी लिख दो। देखो इन्वेंट्रीज, इसका एक अलग चैप्टर बना रखा है इन लोगों ने, फीफो लीफो वगैरह ये सब आ जाता है, ठीक है ना, पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे देखेंगे अपन स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और भी देखेंगे कुछ कंसेप्ट। डेप्रीशिएशन का भी चैप्टर हुआ करता था, SLM WDV। अच्छा तुमको एक सुकून की बात बताता हूं, पहले तुम लोग क्या करते थे, सारी कैलकुलेशन दिमाग से किया करते थे, अब कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो कैलकुलेटर कौन सा लाना है, अभी लेकर आ गए क्या तुम लोग, नहीं लाया ना, तो एक ब्लैक कलर का आता है नॉर्मल कैलकुलेटर, डुप्लीकेट कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको, ओरिजिनल की अपने को जरूरत नहीं है। उसमें कोई भी कैलकुलेटर खरीदो ना, उसमें 2 बटन जरूर चेक कर लेना, जीटी का, ग्रैंड टोटल का और प्लस माइनस का, वो अपने आप तुम सही कैलकुलेटर ले लोगे। तो जीटी और प्लस माइनस ये 2 बटन आपके पास जरूर होने चाहिए। तो जब भी अगर नया कैलकुलेटर लो, अब कैलकुलेटर से होगा सारा का सारा, तो पूरा कैलकुलेटर यूज कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। मेरा वैसे वीडियो अपलोडेड है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा 1-2 दिन में, जब आप कंटिन्यू आ रहे होगे और कैलकुलेटर ले आओगे तो वो वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूंगा। हथियार है वो एक, तुमने यूज किया कभी कैलकुलेटर? हाँ हथियार है वो। अभी जैसे तुमने यूज किया ना, वैसे एक्चुअली तुमको लगता है अरे ये तो सिर्फ एक ठीक है, इसे प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट पूरा 1 घंटे में तुम जानोगे कि आपके पास एक छोटा सा हथियार लेके घूमते हो तुम लोग, जिससे क्या क्या किया जा सकता है, तो देखना। लेकिन हाँ ये 2 बटन जब भी अगर तुम खरीदो अगर, तो जीटी और प्लस स्लैश माइनस,
क्योंकि आगे तक वो FM वगैरह अगर आप पढ़ोगे, तुम CA वगैरह के अंदर इंटर में फाइनल में FM पढ़ोगे, तो वहाँ पे इन बटन, अब ये अपने बटन बहुत काम आते हैं। GD फॉर ग्रैंड टोटल एंड प्लस माइनस किसी भी अमाउंट को पॉजिटिव अमाउंट को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अपने बहुत काम आने वाला है। डेप्रिशिएशन SLM WDV आएगा ही आएगा, और कुछ और मेथड्स भी आएंगे, जस्ट लाइक एन्युटी मेथड, मशीन आर मेथड। मशीन आर के बेसिस पर आप डेप्रिशिएशन लगा रहे हो। डिप्लेशन मेथड पढ़ा था कभी? नहीं पढ़ा, वो भी आएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यूनिट बेसिस पे एक मशीन है जो 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकती है, इस साल 5,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया, तो कितना % डेप्रिसिएशन लगा दें उस पर? बोलो, वापस रिपीट करता हूं। 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकती है, इस साल 5,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया, तो कितना % डेप्रिसिएशन लग जाएगा? 10%। 50,000 पे 5,000 आपने यूज कर लिया। वो एसेट मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 50,000 यूनिट्स। उसकी लाइफ क्या हो गई है? ईयर्स में नहीं डिफाइन, उसकी लाइफ कितनी डिफाइन है? यूनिट्स में डिफाइन है, क्योंकि इससे ज्यादा वो यूनिट्स नहीं बनाएगी। ओके, अब उसमें से इस साल कितनी यूनिट्स बना दिया? 10% यूनिट्स बना दी। दैट मीन्स क्या वो एसेट 10% डेप्रिशिएट हो गई है? यस। तो डेप्रिशिएशन, मान लो वो एसेट मैंने खरीदा होगा कितने पे? 4 लाख में खरीदा होगा, तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपए क्या हो जाएगा? इस साल डेप्रिशिएशन लगा दूंगा। तो ऐसे ही सेम आर बेसिस पे भी लगेगा, कितने घंटे यूज हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही जो डिप्लेशन मेथड बता रहा था वो भी ऐसे ही होगा। डिप्लेशन मेथड कहाँ लगता है? कोल माइंस, खान और खदान। कितना कोयला निकला, मान लो इतना टन कोयला है, और उसमें से जितना टन कोयला तुमने निकाल लिया, उसके बेसिस पे क्या लगता जाएगा? डेप्रिशिएशन लगता जाएगा। सेम मेथड्स है ना भाई। ओके, फिर उसके बाद अकाउंट चैप्टर नंबर जो 6 है वो है स्पेशल ट्रांजेक्शन का। किसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, माल बेचना। कभी कभी होता है ना, यार तू तो लेके जा, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो वापस लौटा देना। 5 दिन के अंदर बता देना भाई, 5 दिन के अंदर बता देना। तो 5 दिन के अंदर बता देना। अगर वो 5 दिन में बोल देता है हाँ तो हाँ, ना तो ना, कुछ नहीं बोलता, तो मैं मानूंगा उसने माल खरीद लिया, एक्सेप्ट कर लिया। पढ़ा है कभी ऐसा कंसेप्ट? ओके, हाँ, ये अब मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, भाभी जी को अच्छा लगे तो रख लेना, वरना वापस लौटा देना, ठीक है। ओके, देखो, हाँ भाभी जी की चलती ना यार घर में तो। हाँ देखो कंसाइनमेंट, ये भी पढ़ा है कभी RBSC में? गुड्स में राजस्थान का, मैंने गुजरात में क्या किया है? एजेंट अपॉइंट कर रखा, माल भेजा उसको। हाँ, पुष्पा भाऊ देखिए ना, पुष्पा नहीं देखी? देखना आज जाके। नहीं देखेगा? क्यों? आज क्या पढ़ाई करेगा? आज देख लेना फटाफट, पुष्पा देख लेना आज, ठीक है ना। तो लाल चंदन की वो तस्करी करते थे। खैर, तुमने भी नहीं देखी ना? देख ली? अरे वाह, देखी, इसने देख ली, तो नहीं देखी, कैसे काम चलेगा? चल जाएगा ठीक है, नहीं देखना, अच्छी मूवी है। उसमें क्या होता है, उसका मैंने इसलिए लिया कि भैया हमारा माल क्या करेगा, अब वो सेल करेगा। तो एक कंसाइनर और एक कंसाइनी, वो मेरे को क्या करेगा, मेरा माल बेचेगा और मुझे क्या करेगा, पैसा दे देगा, बदले में वो क्या चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज कर लेगा अपना। क्लियर है? तो ये कंसाइनमेंट में आता है। ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट में फर्क होता है। कंसाइनमेंट में तो तुम मेरे एजेंट की तरह काम कर रहे हो, ज्वाइंट वेंचर में हम दोनों पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कोवेंचर्स बोलेंगे। एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होता है, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम साथ में हुए हैं, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म, तुम अलग मैं अलग, ठीक है। ओके, फिर ये 2 छोटे छोटे से कंसेप्ट और आएंगे, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। अभी इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत बेसिक से हैं। ओके, फिर उसके बाद इसके साथ आपका मॉड्यूल 1 खत्म। मुकुल बोर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? हाँ, तब ठीक है, घर जाने की इच्छा हो रही है। ओके, स्टार्टिंग है ना, अभी ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई ना। ओके, मॉड्यूल 2 में क्या फटाफट देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। याद है वो अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता था, फिर ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाना होता था। ये वहीं पे एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बन जाएगा। ओके, पार्टनरशिप, अच्छा उसमें एडजस्टमेंट आते थे, याद है ना, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न, प्रीपेड आते थे कि नहीं आते थे? यस, वो भी सिखाऊंगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स सब कुछ ही दे दो सर 11 12, ये तो अभी लेटेस्ट पढ़ा है। हाँ,
इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, गुडविल का ट्रीटमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह, ये तो स्कूल जाके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये भी घर से पढ़ा है? अच्छा, अभी स्कूल चालू नहीं थी क्या? स्कूल चालू नहीं थी क्या लास्ट में तो हो गई थी ना? हाँ, अच्छा एक हटा ही दिया, अरे वाह। अच्छा, रिटायरमेंट डेथ हटा दिया था क्या? ओके, एडमिशन तक था, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। जो आया है वो जाएगा तो सही, अगर एडमिशन हुआ है तो रिटायरमेंट तो करवाएंगे ही सही, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हाँ इसका तो सांस फूल रहा है इस नाम को देखते ही, हाँ ये वाला नहीं अरे बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बताऊंगा, समझाऊंगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं करते, सोशल सर्विस में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए जैसे अपन लोग मेंबर्स बनाते जाएंगे, तो तुमसे सब्सक्रिप्शन लेते जाएंगे, एंट्रेंस फीस ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेते रहेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सर्विसेज तुमको ही प्रोवाइड करवाते चलेंगे। तो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वेलफेयर में हम काम करते हैं, सर्विस मोटिव है। देखेंगे इनका अकाउंटिंग, इसके आइटम्स थोड़े अलग अलग होते हैं, बट पार्ट बेसिक क्या रहेगा, ये वाला है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स अगर अपन अच्छे से आ गए ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल मैटर्स को देखते हुए उसके बाद ये भी इजीली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन क्या, कंपनी अकाउंट्स, ये भी देखा है क्या? ये तो सिलेबस से नहीं हटाना, बहुत छोटा सा पार्ट है कंपनी का, इतना तो, इससे ज्यादा तो तुम पढ़ चुके हो। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, बेसिक, इश्यू फॉर फीचर और रीइश्यू और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तुम्हारे तो इससे भी ज्यादा था शायद। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी थोड़ा बहुत पार्ट था, है ना? ओके, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी था क्या? ये नहीं था। ओके, खैर, इश्यू फॉर फीचर रीइश्यू था, एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का थोड़ा सा पार्ट था, वो नहीं है, मतलब बेसिक पार्ट है एकदम कंपनी का, और कुछ भी नहीं है फाउंडेशन लेवल पे। बाकी लेवल जाएगा, बायबैक वगैरह, रिडम्पशन वगैरह, वो सब इंटर लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं। इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल 1 6 चैप्टर्स, मॉड्यूल 2 4 चैप्टर्स, जो अपने को पूरा अकाउंट कवर करना है। डन, एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आज वापस आपको, अपना इंट्रोडक्शन भी हो गया एक दूसरे से, ठीक है ना? कल से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट हो। सब लोग हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, बेस्ट है। तो मैंने आपको एड्रेस बता दिया, कहाँ पे मिलेगा ये अपने को, ये सब कुछ? BOS नॉलेज पोर्टल, ओके। तो वहां पे आप जैसे अभी आप जिसके मॉड्यूल नहीं आ जाता, तब तक आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हो ना, जस्ट लाइक ये जर्नल एंट्रीज, दिस वन, ये मॉड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ वगैरह करता हूँ, तो आप इसको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है? ओके, चलिए, BOS नॉलेज बोर्ड ऑफ स्टडीज, BOS मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, ओके। चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, ओके।